नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ज्ञान ज्योत कोचिंग क्लासेस ढाको पट्टी प्रतापगढ़ जीजे ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वीडियो में हमने आपको बताया पाठ्यक्रम के बारे में, कक्षा 12 जीव विज्ञान पाठ्यक्रम के बारे में बताया गया। हमने आपसे कहा था कि निरंतर लगातार हम पाठ्यक्रम के बाद इकाई के हिसाब से जितनी भी इकाइयां हैं उनमें जितने भी अध्याय हैं क्रम वाइज हम सारे चैप्टर्स को व्यवस्थित और सरल तरीके से आपको प्रस्तुत करते रहेंगे, आपको प्रदान करते रहेंगे, जिसके लिए आपको हमारे इस चैनल को जीजे ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना है, जिससे जो वीडियो प्राप्त हो वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, तो आपको इससे पहले बताया गया पाठ्यक्रम के बारे में। आज हम आपको बताते हैं जीव विज्ञान कक्षा 12 इकाई फर्स्ट। जीव विज्ञान कक्षा 12 का इकाई जो फर्स्ट है वो जनन है, जो आपको पहले बताया गया। इकाई फर्स्ट जनन, जिसे रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। अब इस इकाई के अंतर्गत कुल 4 अध्याय रखे गए हैं। कुल 4 अध्याय रखे गए हैं, जिसमें से पहला अध्याय है जीवों में जनन, जिसके बारे में आज आपको बताया जाएगा। जीवों में जनन या जिसे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, इसके बारे में डिटेल में आज हम आपको ले चलते हैं। इसके बाद इसके 3 अध्याय उसके हैं। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य। इस चैप्टर के अंत के बाद वे सारे चैप्टर जिस तरह से क्रम शुरू होंगे उसी तरह से वे सब भी आप सबको प्रदान किए जाते रहेंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं जीवों में जनन के बारे में। तो जीवों में जनन या रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ये पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है, यानी पहला अध्याय है कक्षा 12 के स्टूडेंट के लिए, कक्षा 12 के छात्रों के लिए। अब इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो रखा गया है जीवन काल, जिसे लाइफ स्पैन कहा जाता है। अब जीवन काल है क्या, इसके बारे में हम जान लेते हैं। अब जीवन काल जीव का जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु, जीव का जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु की अवधि या समय को जीव का जीवन काल कहते हैं। लिख सकते हैं, हाँ। और अगर नोट्स बनाना हो तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो पहली हेडिंग इसमें, यानी पहला टॉपिक जीवन, पहला टॉपिक इसका होगा जीवन काल। जीवन काल। अब जीवन काल है क्या, हमने आपको डेफिनेशन बताई, इसकी परिभाषा। जीव का जन्म से लेकर, जीव का जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु या प्राकृतिक मृत्यु या अवधि को उस जीव का जीवन काल कहते हैं। तो आपको बताया गया जीवन काल क्या है। जीवन काल जीव का जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु, जीव का
जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि या समय को उस जीव का जीवन काल कहते हैं। समझ में आया होगा? जीव का जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु की अवधि या समय या काल को उस जीव का जीवन काल कहते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है कि अगर जीव, मान लेते हैं किसी भी जीव का जीवन काल 70 साल, 80 साल, 50 साल, 20 साल, जो कुछ भी होता है, अगर वे जो है अपने जीवन काल प्राकृतिक मृत्यु तक ही जीवित रहें, उसके बाद वे नष्ट हो जाएंगे, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, तो फिर से उनकी प्रजातियां, उनके वंश किस प्रकार से पृथ्वी पर आज भी विद्यमान है, आज भी पाए जाते हैं। तो हमको इसी के बारे में देखना है। चैप्टर का नाम क्या है? जीवों में जन्म। जीवों में जनन की क्रिया के द्वारा अब पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं, वो जनन के माध्यम से अपनी जैसी संतान उत्पत्ति करते हैं। ऐसी अपनी जैसी संतान को उत्पत्ति करने का कार्य करते हैं, जिससे उनकी वंश या उनकी जात की निरंतरता बनी रहती है। वे लगातार प्राकृतिक मृत्यु के बाद भी पृथ्वी पर विद्यमान होते हैं, बने रहते हैं। इसमें बताया गया जीवन काल जीव का जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु, जीव का जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि या काल को उस जीव का जीवन काल कहते हैं। अब हमने बताया आपको एग्जाम्पल के तौर पर, अगर एक व्यक्ति का या किसी पौधे का जीवन काल सपोज दैट 70 साल, 50 साल, 20 साल, जो कुछ भी होता है, उसके बाद भी उसकी जात, उसके वंश पृथ्वी पर पाए जाते हैं, तो किसके कारण पाए जाते हैं? तो हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। वो क्या है? जनन। जनन या इसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। जनन या रिप्रोडक्शन की क्रिया के द्वारा जीव अपनी जैसी संतान को उत्पत्ति करने का कार्य करते हैं। अपनी जैसी संतान या संतति उत्पन्न करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। हम लिख सकते हैं जीव अपने जैसी संतान, जीवों में अपने जैसी संतान उत्पत्ति करने की क्षमता होती है। उत्पन्न करने की क्षमता होती है। यानी जनन के माध्यम से जीव जो होते हैं वो अपनी जैसी संतान उत्पन्न करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जनन कहा जाता है। अब सीधा सीधा हम जान जाएंगे, अपने जैसे संतान उत्पत्ति करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? जनन कहा जाता है। अब इसमें आपने देखा जीवन काल आपको बताया गया। अब जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर हमने आपको बताया कि कोई भी जीव कितने साल तक? 70 साल तक, 20 साल तक, 50 साल तक, जब तक जीवित रहते हैं वह उस जीव का जीवन काल कहलाता है। लेकिन उसके बाद पृथ्वी पर उनका अस्तित्व बना रहे, जिसके कारण जीव क्या करते हैं? जनन करते हैं, और जनन की क्रिया के द्वारा वे अपनी जैसी संतान को उत्पत्ति करने का कार्य करते हैं। तो आइए इसके आगे देखते हैं। जनन दो प्रकार से होता है। जनन दो प्रकार से होता है, तो इसे कहेंगे जनन के प्रकार। आइए अगला टॉपिक हम आपको बताते हैं इसमें जनन के प्रकार। जनन के प्रकार या इसे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन या जनन के प्रकार। जैसा कि आपको बताया गया
कि जीवन काल और जनन। अब जनन ही वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखते। कहाँ पर? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर जीवों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन की क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और जनन दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और दूसरा होगा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जनन दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है और अलैंगिक जनन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है और लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? अलैंगिक जनन के बारे में। जनन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। सभी छात्रों से निवेदन है ये सब क्या करते रहेंगे? याद करते रहेंगे, और उसके बाद चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं और याद जरूर करें, क्योंकि सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। क्या बता रहे हैं हम? जनन के प्रकार। जनन दो प्रकार से। पहला क्या होगा? अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, या जिसे कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, अलैंगिक जनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम देखते हैं अलैंगिक जनन है क्या, इसके बारे में। अलैंगिक जनन यानी इस प्रकार के जनन में प्रायः एक ही जनक भाग लेता है। क्या होता है? इस प्रकार के जनन में प्रायः एक ही जनक भाग लेता है। नोट कर लेते हैं। इस प्रकार के जनन में प्रायः एक ही जनक भाग लेता है। बताया गया आपको अलैंगिक जनन में, यानी इस प्रकार के जनन में प्रायः एक ही जनक भाग लेता है, यानी इसमें लिंगों का विभेद नहीं होता है। लिंगों का विभेद न होने के कारण इसमें सिर्फ क्या होता है? एक ही जनक भाग लेते हैं, जिससे वे संतति का निर्माण करते हैं, यानी हुबहू संतति का। इनके दो मुख्य कैरेक्टर जैसे बताया गया। जनक इस प्रकार के जनन में प्रायः एक ही जनक भाग लेता है। पहली बात, इसमें एक ही जनक भाग लेता है, यानी इस प्रकार के जनन में प्रायः एक ही जनक भाग लेते हैं। और इसकी दूसरी बात, ये हुबहू अपने जनक के समान होते हैं। किसके समान? ये हर समय हुबहू अपने जनक के समान होते हैं। अलैंगिक जनन की क्रिया द्वारा बने जीव हुबहू अपने जनक के समान ही होते हैं। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे ऐसा कैसे देखा जाता है। जैसे कोई एक एनिमल ले लेते हैं, ठीक, अभी क्या होगा? विभाजित होकर के दो हो जाएंगे ना। कैसे हो जाएंगे? दो हो जाएंगे। अब एक कैसे है? पेरेंट हो गया, हाँ पेरेंट हो गया है, जनक कहते हैं सीधा जनक कोशिका, और इसमें दोनों क्या है? पुत्री कोशिका है। यानी एक के माध्यम से क्या हुआ? दो का निर्माण हुआ। बताया क्या? एक ही जनक भाग लेता है। इसमें एक ही जनक भाग लेते हैं, जिसके माध्यम से दो संततियों का निर्माण होता है, जो अपने जनक के हुबहू समान होते हैं। ठीक, अब
एक चीज और आता है इसमें, हाँ, तो इस प्रकार के बताया गया, इस प्रकार के जन्म में प्रायः एक ही जनक भाग लेता है ना। इसका दूसरा पॉइंट, इसमें इससे जो संतान उत्पन्न होती है, जैसे जनक के माध्यम से 2 संतानें उत्पन्न हुई ना, अब इससे जो संतानें उत्पन्न होती हैं उन्हें क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन कहा जाता है। यह 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जो संततियां बनती हैं, जो इससे जो संतान उत्पन्न होती है उन्हें क्या कहते हैं? क्लोन कहा जाता है। यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया के द्वारा जो संतानें उत्पन्न होती हैं उन्हें क्लोन कहते हैं। ठीक, इतना आपको याद रखना है कि क्लोन से, इसमें सिर्फ 2 बातें, एक यह एक ही जनक इसमें एक ही जनक भाग लेता है, और दूसरा जो दोनों पुत्री कोशिकाएं अलैंगिक जनन की क्रिया द्वारा बनी होती हैं उन्हें क्लोन कहते हैं। तो आगे चलते हैं हम, ऐसा किसमें होता है? अलैंगिक जनन किसमें पाया जाता है? अब हम लिख सकते हैं यहाँ एग्जाम्पल में अमीबा यूग्लिना, प्रोटोजोआ लिख सकते हैं, सभी प्रोटोजोआ में, प्रोटोजोआ यानी सभी प्रकार के प्रोटोजोआ में क्या होता है? अलैंगिक जनन की क्रियाएं देखी जाती हैं। ठीक, आगे हम चलते हैं, अगला बताते हैं आपको लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लैंगिक जनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम देखते हैं इसे लैंगिक जनन किसे कहा जाता है। जैसे आपको बताया गया, अलैंगिक जनन वह क्रिया होती है जिसमें सिर्फ एक ही जनक भाग लेता है। ठीक, कितने जनक भाग लेते हैं? एक ही जनक भाग लेता है, और इसके द्वारा जो 2 संतत कोशिकाएं बनती हैं उसे क्लोन कहते हैं। ऐसा अलैंगिक जनन में होता है, लेकिन आपको बताना है किसके बारे में? लैंगिक जनन के बारे में, जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अब लैंगिक जनन में 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। किसकी? लैंगिक जनन में 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। अब विपरीत जनक कौन से होंगे? नर और मादा। अभी क्या है? मेल और फीमेल 2 विपरीत जनक हैं। नर जो होता है वो नर युग्मक का निर्माण करता है, मादा जो होते हैं मादा युग्मक का निर्माण करते हैं। आपको बताया गया लैंगिक जनन में 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, एक नर होता है, दूसरा मादा होती है। अब नर जो होता है वो नर युग्मक लिख सकते हैं हम इस तरीके से, नर युग्मक, और दूसरा होता है मादा युग्मक। ठीक, अब नर युग्मक को मेल गैमेट्स कह सकते हैं, शुक्राणु कह लेते हैं, शुक्राणु, और जो मादा युग्मक होता है वो अंडाणु का निर्माण करते हैं। यानी जो 2 विपरीत जनक होते हैं, नर जो होता है नर युग्मक यानी शुक्राणु, मादा जो होती है मादा युग्मक यानी अंडाणु का निर्माण करते हैं। अब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में मिलकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करेंगे युग्मनज का, जिसे जायगोट भी कहते हैं। ठीक, अब यही जायगोट डेवलप करके यानी विकास करके किसका निर्माण करता है? शिशु का निर्माण करता है। आपको बताया गया नर युग्मक
नर जो होते हैं नर युग्मक का निर्माण करते हैं, नर युग्मक के रूप में शुक्राणु बनता है और शुक्राणु और अंडाणु मादा युग्मक के माध्यम से अंडाणु का निर्माण होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में मिलकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं। अब यही युग्मनज किसका निर्माण करता है? शिशु का निर्माण करता है। ठीक, ये क्या होते हैं? जो लैंगिक जनन के द्वारा बने जीव जो होते हैं, इसमें आप 2 पॉइंट याद रखेंगे। लैंगिक जनन के द्वारा जो बने जीव होते हैं वो अपने जनकों के हूबहू समान नहीं होते हैं, लेकिन अलैंगिक जनन के द्वारा जो जीव बने होते हैं वो अपने जनकों के हूबहू समान होते हैं। ठीक, और इसमें जो जनक होते हैं, अब जनकों में क्या पाया जाता है, किसके माध्यम से एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अब यह भी जानना जरूरी है। अब इनका जो है, जैसे मान लेते हैं हाथ, ये हैंड है, या फेस देख लेते हैं, जो कुछ भी शरीर के किसी भी आंग को देखेंगे हूबहू अपने जनकों के समान नहीं होते हैं। किसके ऊपर डिपेंड होता है? यह कौन निर्धारित करता है? जीन। और जीन कहाँ पाए जाते हैं? डीएनए पे। कहाँ पाए जाएंगे जीन? अब डीएनए पे। अब डीएनए जो होता है, मान लेते हैं सपोज यहाँ देखते हैं, अब डीएनए जो होगा इसी में देख लेते हैं। ठीक, अब इसमें इन दोनों में क्या पाए जाएंगे? डीएनए। डीएनए नर में पाया जाता है और मादा में भी पाए जाते हैं। अब जीन जो होता है वो मादा के और नर दोनों की सूचनाओं को रखने का कार्य करता है। अब जीन कहाँ पाया जाता है? डीएनए पे। और जीन किसमें पाया गया? जीन जो कैरेक्टर होता है, नर का कैरेक्टर और मादा का कैरेक्टर, लक्षण लेकर के कहाँ रहता है? डीएनए पे। अब यही दोनों, अब इसमें गुणसूत्रों की संख्या बताई जाए, कितनी होती है नर में, यानी मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। ठीक, अब इसमें 46 गुणसूत्रों में से 44 गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो कायिक क्रिया का कार्य करते हैं, यानी दैहिक कोशिका कहलाते हैं, दैहिक गुणसूत्र कहे जाते हैं। अब वे सिर्फ दैहिक कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। जो एक जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है वही लिंग गुणसूत्र कहे जाते हैं, यानी सेक्स क्रोमोसोम कहे जाते हैं। अब वही क्रोमोसोम यानी एक नर में पाया जाता है XY और एक मादा में पाया जाता है XX। ठीक है, अब इसी में जीन क्या होते हैं? निहित होते हैं। अब एक गुणसूत्र इसका और एक गुणसूत्र इसका, दोनों के गुणसूत्र क्या होते हैं? आपस में मिल करके इसका निर्माण करते हैं। इसीलिए नर और मादा दोनों क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, दोनों के लक्षण भिन्न भिन्न होते हैं। इसीलिए इनके द्वारा उत्पन्न जो जीव होते हैं, जो शिशु होता है, वो क्या होता है? हूबहू अपने जनकों के समान नहीं होते हैं। आइए आपको बताया गया लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं किसके बारे में? अलैंगिक जनन के बारे में। ठीक है, अब अलैंगिक जनन के बारे में हम विस्तृत में पढ़ते हैं, फिर आपको लैंगिक जनन के बारे में बताया जाएगा, फिर नेक्स्ट आगे इस तरह चलता रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे अलैंगिक जनन की विधियां या अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के प्रकार। ठीक, अलैंगिक जनन के प्रकार। अब इसमें देखना है कि मुख्यतः जनन, अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहली विधि इसकी नोट करेंगे, द्विविभाजन। द्विविभाजन या बाइनरी फ्यूजन। द्विविभाजन या बाइनरी फ्यूजन। अब हम द्विविभाजन या बाइनरी फ्यूजन के बारे में देखेंगे। अब द्विविभाजन है क्या? जब एक जनक बीज से विभाजित होकर, जब एक जनक बीज से विभाजित होकर दो संतान उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? द्विविभाजन कहा जाता है। जब एक जनक बीज से विभाजित होकर दो संतान का निर्माण
तो उसे द्विविभाजन कहते हैं, द्विविभाजन कहते हैं। ठीक, जब एक जनक बीज से विभाजित होकर दो संतान का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, द्विविभाजन कहा जाता है। जैसे हम कोई एक सेल देखेंगे, कोई कोशिका देखेंगे, आपको बताया गया था आलेखन में एग्जाम्पल बताए गए थे। अब जैसे हम कोई कोशिका देखते हैं, मिटा देते हैं, क्या देखेंगे हम, कोई एक सेल या कोशिका। ठीक, अब यह कोशिका क्या होगा, इसमें क्या होता है कि जब एक जनक बीज से विभाजित होकर के दो संतान का निर्माण करता है। अब यही क्या हो जाएगा, जब बीज से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, विभाजित होने का प्रोसेस जब धीरे धीरे दबता जाएगा, इसमें डीएनए पाया जाता है। अब डीएनए भी क्या हो जाएगा, इसका अलग होने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक, डीएनए अलग होगा, धीरे धीरे जब डीएनए पूरी तरीके से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। पहले कुछ कम था, इस बार कुछ ज्यादा होगा। ठीक, कुछ ज्यादा हुआ और डीएनए क्या हुआ, एक से दो डीएनए का निर्माण करना शुरू कर लिया। अब अगले स्टेप में ये क्या हो जाएंगे, पूर्णतः एक दूसरे से विभाजित होकर के दो अलग अलग डीएनए का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं, अब इसको कह सकते हैं सेलवाल या कोशिका भी, इसे कहते हैं डीएनए, और इसे कहते हैं टू डॉटर सेल, टू डॉटर सेल, यानी दो पुत्री कोशिकाएं। अब द्विविभाजन की क्रिया के द्वारा जब कोई एक कोशिका या कोई एक जीव क्या होगा, बीज से दब करके यानी सिकुड़ करके कैसा हो जाएगा, इस आकार में आ जाएगा, और लास्ट में जाते जाते क्या हो जाएगा, टूट करके अलग हो जाएगा, और दोनों डीएनए इसके होंगे, दोनों कोशिकाओं में यानी दोनों जीव में प्रवेश कर जाएंगे। क्या होगा, उसे द्विविभाजन कहते हैं। अब द्विविभाजन की, अब इसमें एक बात वही पुरानी वाली कि ये हूबहू अपने जनकों के समान क्यों होते हैं। अब इसमें कोई अलग से डीएनए जुड़ा नहीं। अब इसमें देखा गया था एक गुणसूत्र नर से दूसरा गुणसूत्र मादा से प्राप्त होता है, तो बनने वाले जीव में गुणसूत्रों की संख्या XY हो जाएगी, यानी इसके लक्षण और इसके लक्षण दोनों के लक्षण समाहित होते हैं, तब जाकर के इसमें परिवर्तन देखा जाता है, चेंजेस देखे जाते हैं। लेकिन इनमें ऐसा नहीं हो रहा है, एक ही डीएनए विभाजित होकर के दो डीएनए का निर्माण कर रहा है, जिसे द्विविभाजन कहते हैं। अब समझ में दो संरचनाएं अलग, जैसे आपको इसमें देखा जाता है अमीबा में, यूग्लिना में ना, तमाम प्रकार के जो प्रोटोजोआ पाए जाते हैं, उन सब में द्विविभाजन की क्रियाएं देखी जाती हैं। अब हम अगला देखते हैं, इसमें दूसरा, पहला था द्विविभाजन, दूसरा होगा इसका बीजांड जनन। बीजांड बीजाणु जनन। ठीक है, दूसरा है इसका बीजाणु जनन। अब हम बीजाणु जनन में बताएंगे आपको, बीजाणु जनन में जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं और वे बीजाणु अंकुरित होकर के नया संतान बनाता है। बीजाणु जनन में जीव जो होता है वो किसका निर्माण करता है, बीजाणु का निर्माण करता है। बीजाणु जनन में जीव बीजाणु का निर्माण करता है और वह बीजाणु अंकुरित होकर वह बीजाणु अंकुरित होकर नया संतान उत्पन्न करता है। नया संतान उत्पन्न करता है। बताया कैसे, बीजाणु जनन में जीव बीजाणु का निर्माण करता है और वह बीजाणु अंकुरित होकर
नया संतान उत्पन्न करता है। ठीक, ऐसा किसमें देखा है? जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं पेनिसिलियम। एग्जाम्पल में हम देखेंगे कैसा देखा जाता है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम, ठीक है, पेनिसिलियम कवक कह सकते हैं, एक कवक है। ठीक है, पेनिसिलियम क्या है? कवक है। अब ये किसमें पाया जाता है? बीजाणुजनन में बीजाणु का निर्माण, बीजाणु जन्म में बीजाणु निर्माण करता है, बीजाणु का निर्माण करता है, वह बीजाणु अंकुरित होकर के नया संतान उत्पन्न करता है। एग्जाम्पल उदाहरण जो इसका होगा पेनिसिलियम, जिसे हम पेनिसिलियम में देख सकते हैं फिगर से। ठीक है, इस तरीके से रफली फिगर। अब ये सब क्या है? इसके बीजाणु। ठीक, ये पेनिसिलियम हो गया, इसे कहेंगे बीजाणु, और यही बीजाणु पेनिसिलियम जो बीजाणु का निर्माण करता है, यही बीजाणु परिपक्व होकर के क्या हो जाते हैं? परिपक्व होकर के एक नए पेनिसिलियम का निर्माण करते हैं। ठीक, परिपक्व होकर के एक नए पेनिसिलियम का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? तो यह अंकुरित होकर के नए पेनिसिलियम का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे नया संतान कहा जाता है, जिसे नया संतान कहते हैं। इसका क्या होगा? बीजाणु जनन में पेनिसिलियम नए संतान का निर्माण करती है। तो बीजाणु के द्वारा क्या होगा? नए पेनिसिलियम का निर्माण हुआ। तो आगे अगला दूसरा हुआ है। अब आपको हम बताते हैं किसे तीसरा। बीजाणु जनन के बाद पहला आपको बताया गया द्विभाजन, अब दूसरा हुआ बीजाणु जनन, तीसरा हम आपको बताते हैं इसके बारे में मुकुलन। तीसरा यहाँ पर होगा मुकुलन, या इसे बडिंग भी कहते हैं, मुकुलन या बडिंग। ठीक है, मुकुलन या बडिंग। ठीक है, अब मुकुलन क्या है? ठीक है, आपको बताया गया द्विभाजन, बीजाणु जनन। अब आप देखेंगे इसके बारे में मुकुलन के बारे में। ठीक है, मुकुलन जनक के शरीर में मुकुल क्या होता है? जनक के शरीर में मुकुल, जनक के शरीर में मुकुल, या जिसे कहते हैं बड, जनक के शरीर में मुकुल या बड बनता है, बड बनता है ना। और मुकुल जो होता है जनक के शरीर से अलग होकर के, मुकुल जनक के शरीर से अलग होकर के नए संतान का निर्माण करता है, नए जीव का निर्माण करता है। जनक के शरीर में मुकुल बनता है और वह मुकुल विभाजित होकर नया संतान बनाता है, मुकुल विभाजित होकर के नया संतान बनाता है ना। ऐसा किसमें देखा जाता है? ईस्ट में ना। उदाहरण लिख सकते हैं ईस्ट, और एक और उदाहरण ईस्ट और हाइड्रा ना। हाइड्रा में भी मुकुल देखा जाता है और ईस्ट में भी। उदाहरण या एग्जाम्पल लिख सकते हैं ईस्ट हाइड्रा। हाइड्रा और ईस्ट में इस तरीके से देखा जाता है। जनक के शरीर में मुकुल बनता है, जैसे जो ईस्ट पुराना ईस्ट होगा, जनक होगा, उसके शरीर में क्या बनते हैं? मुकुल या बड बनता है, और वही बड विभाजित होकर के नया संतान बनाता है। ऐसा ईस्ट में देखा जाता है या हाइड्रा में देखा जाता है। देख लेंगे किस तरीके से होता है। मान लेते सब बोल रहे ठीक। अब यही बड बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। ठीक है, अब हाइड्रा इस तरीके से लिख सकते हैं हाइड्रा, और धीरे धीरे क्या हो जाता है? मेच्योर हो जाता है।
इसे कहते हैं बर्ड। अब यही बर्ड क्या हो जाएगा, टूट करके यानी विभाजित होकर के एक नए हाइड्रा का निर्माण करता है। ठीक है, मुकुल विभाजित होकर के नए संतान बनाता है। ठीक है, यानी मुकुलन जनक के शरीर में मुकुल बनता है और मुकुल विभाजित होकर के नए संतान का निर्माण करता है। मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाया है, चित्र के माध्यम से। ये क्या है, एक हाइड्रा है। अब हाइड्रा में क्या निकला, बर्ड निकला। अब बर्ड यही मेच्योर होकर के टूट करके अलग हुआ, विभाजित होकर के अलग हुआ और किसका निर्माण किया, एक नए हाइड्रा का निर्माण करता है। ठीक है, अगला हम देखेंगे नेक्स्ट, चौथा जो होगा वो होता है खंडी भवन। क्या होगा, खंडी भवन, या इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। खंडी भवन चौथा है, इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। खंडी भवन या फ्रेगमेंटेशन। अब इसमें बताया गया खंडी भवन, नाम से स्पष्ट है, यानी खंडों में विभाजित हो जाना है खंडी भवन कहलाता है ना, यानी खंडों में टूट जाना। ठीक, उदाहरण लिख सकते हैं, खंडों में टूटना लिख सकते हैं, खंडों में टुकड़ों में विभाजित होना लिख सकते हैं, टुकड़ों में विभाजित होना क्या कहलाता है, खंडी भवन कहलाता है। एग्जाम्पल लिख लेंगे इसका। एग्जाम्पल जो इसका होगा, स्पायरोगायरा यूलोथ्रिक्स, और स्पायरोगायरा। ठीक, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा में क्या होता है, खंडी भवन देखा जाता है। इसे हम सीधा सीधा देख सकते हैं। ठीक, ये इनके सेल्स हैं। ठीक है, इस तरीके से डीएनए हुआ। ठीक, अब खंडी भवन की क्रिया द्वारा क्या हो जाएंगे, टूट करके अलग हो जाएंगे। ठीक है, टूट करके अलग हो जाएंगे। इसे कहते हैं खंडन। खंडन टूट कर क्या होगा, अलग हो गया। अब इस टूट करके अलग होने के बाद ये क्या करता है, एक सिर्फ एक को दिखा देते हैं, एक फिर से क्या करता है, नए यूलोथ्रिक्स का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा, यूलोथ्रिक्स का निर्माण करता है। ठीक, इसी क्या कहते हैं, खंडी भवन कहा जाता है। ठीक, खंडी भवन यानी फ्रेगमेंटेशन, टुकड़ों में विभाजित हो जाना ही क्या कहलाता है, खंडी भवन कहलाता है। और इससे होता है कि ऐसा स्पायरोगायरा में देखा जाता है, जब यह मेच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो खंडी भवन की क्रिया द्वारा ये सब क्या हो जाते हैं, टूट करके अलग हो जाते हैं। और जब जितने पार्ट से टूट करके अलग होंगे, वहीं से एक नए यूलोथ्रिक्स या स्पायरोगायरा का निर्माण होता है। इसे क्या कहते हैं, खंडी भवन कहा जाता है। ठीक, अगला देखेंगे हम। अगला होगा पुनरुद्ध भवन। पांचवा, पुनरुद्ध भवन क्या होगा, पुनरुद्ध भवन या सेग्रीगेशन। पुनरुद्ध भवन या सेग्रीगेशन। ठीक है, पुनरुद्ध भवन। अब इसमें पुनरुद्ध भवन में हम जानते हैं क्या होता है, जीवों के कटे हुए भाग नए संतान बना लेते हैं, पुनरुद्ध भवन कहलाते हैं। यानी वे जीव जो क्या करते हैं, जिनके कटे हुए भाग नए जीव बना लेते हैं, उन्हें पुनरुद्ध भवन कहा जाता है। नाम ठीक स्पष्ट है, पुनरुद्ध भवन। ठीक है, यानी वे जीव जो अपने कटे हुए भागों से नए संतान बना लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पुनरुद्ध भवन कहा जाता है। देख सकते हैं, जीवों के कटे हुए भाग, जीवों के
कटे हुए भाग, जीवों के कटे हुए भाग नए संतान बना लेते हैं, पुनरुद्भवन कहलाते हैं। इन जीवों के कटे हुए भाग नए संतान बना लेते हैं, पुनरुद्भवन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण इसका होगा प्लैनेरिया, अमीबा, ठीक है, यानी स्पंज, ठीक है, ये सब जो होते हैं तो लिख सकते हैं प्लैनेरिया, ठीक है, प्लैनेरिया होगा, एग्जाम्पल लिख सकते हैं प्लैनेरिया, अमीबा, स्पंज, ठीक है, प्लैनेरिया, अमीबा, स्पंज, ये सब क्या कटे हुए भाग। इसमें बताया जाता है कि जो प्लैनेरिया आपको प्लैनेरिया जो होता है यानी इसमें सबसे ज्यादा विभाजित होने की क्षमता होती है, सबसे ज्यादा पुनः निर्माण की क्षमता, यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है नीट के एग्जाम पूछा गया कि सबसे ज्यादा पुनः निर्माण की क्षमता किसमें होती है तो प्लैनेरिया है, ठीक है। एग्जाम चाहे इसको प्लैनेरिया को हम कितनी बार काट करके इसको अलग कर दें, ये सब क्या कर लेते हैं, जितने इसके टुकड़े होंगे फिर से अंगों का निर्माण कर लेते हैं, ठीक। तो जिससे प्लैनेरिया में, अमीबा में, स्पंज में ये सारी क्रियाएं देखी जाती हैं, ठीक है। आगे दिन आपको बताया जाएगा, आपको अभी तक तो बताया गया लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन के अंतर्गत पाई जाने वाली घटनाओं के बारे में बताया गया। अब आपको अगली क्लास में बताया जाएगा लैंगिक जनन के बारे में, ठीक है। अब इसमें पौधों में भी दो प्रकार का जनन पाया जाता है, एक लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन, ठीक है। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं इसको लेकर के लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में आपको डिटेल में अलैंगिक जनन के बारे में बताया गया। अब अलैंगिक जनन को ही वर्धी जनन या कायिक जनन भी कहा जाता है। जैसे घास में, गुलाब में देखते हैं कट करके लगाया जाता है, घास के टुकड़े कहीं दूसरे स्थान पर पाए जाते हैं तो भी अंकुरित होकर के नए पौधों का निर्माण कर लेते हैं, जिसे वर्धी जनन या कायिक जनन भी कहा जाता है। अलैंगिक जनन को एक बात और याद रखेंगे, अलैंगिक जनन को ही वर्धी जनन और कायिक जनन भी कहा जाता है। अगले वीडियो में हम आपको आएंगे लेकर के लैंगिक जनन के बारे में डिटेल में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।